हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज शर्मा और आपके लिए भौतिक विज्ञान ठीक है स्टार्ट करने जा रहे हैं। और भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। और जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका नाम है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे आज, और ये भी देखेंगे कि अपना जो 12th का सिलेबस है वो किस प्रकार है ना, और किस प्रकार हमें यहाँ पर पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो देखना ध्यान से। तो सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं कि जो भी हम पढ़ेंगे 11th क्लास में भी जो हमने पढ़ा था, 12th क्लास में भी जो हम पढ़ रहे हैं है ना, तो हम डिस्कस करते हैं किसी पार्टिकल पर, है ना, किसी कण पर हम डिस्कस करते हैं। और जो कण होता है उसमें केवल दो गुण पाए जाते हैं ना, गुण तो बहुत होते हैं, लेकिन हम मुख्यतः दो गुणों पर चर्चा करते हैं। और जो दो गुण होते हैं पार्टिकल के, है ना, जैसे मान चलो कोई पार्टिकल है, पार्टिकल मतलब कण पदार्थ जो भी है ना, उसमें मुख्यतः दो गुणों पर हम चर्चा करते हैं। और जो दो गुण होते हैं वो होते हैं, एक तो होता है वस्तु के अंदर, पार्टिकल के अंदर वस्तु का जन्मजात गुण होता है, वो होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। ठीक है, और दूसरा जो जन्मजात गुण होता है वो होता है आवेश। तो पार्टिकल के जो दो मुख्यतः गुण होते हैं, ठीक है, अपने कौन कौन से होते हैं? एक तो वस्तु के अंदर मुख्यतः पाया जाता है जो जन्मजात गुण होता है। जन्मजात का मतलब जो जन्म से पाया जाता है, हर वस्तु के अंदर पाया जाता है, और वो क्या होता है? वस्तु का द्रव्यमान होता है। ठीक है, और दूसरा जो गुण होता है वो क्या होता है? वस्तु का आवेश। यानी वस्तु के अंदर द्रव्यमान का भी गुण पाया जाता है और आवेश का भी गुण पाया जाता है। और इस आवेश को ही हम यहाँ पर जो संज्ञा देंगे विद्युत क्षेत्र में, वो हम कहते हैं विद्युत आवेश। ठीक है भाई, तो देखना ध्यान से, फर्स्ट चैप्टर का नाम है अपना विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी सामान्य जानकारी ले रहे हैं। तो हमने देखा क्या 11th क्लास में जो हमने पढ़ा था वस्तु का गुण, वो क्या पढ़ा था? वो बात की थी हमने किस पर? द्रव्यमान पर चर्चा की थी। और यहां पर आज हम बात करेंगे 12th क्लास के अंदर विद्युत आवेश की। ठीक है, और दोनों ही जो गुण हैं वो वस्तु के जन्मजात गुण होते हैं। जन्मजात का मतलब होता है जो जन्म से वस्तु के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार पाए जाते हैं। ठीक, वो सुनना ध्यान से। तो यहां पर जब द्रव्यमान की हम चर्चा करते हैं, तो द्रव्यमान में हमने यहां पर देखा कि दो द्रव्यमान पिंड होते हैं। तो दो द्रव्यमान पिंडों के मध्य इस द्रव्यमान गुणों के कारण जो बल लगता है, वो कौन सा बल कार्य करता है? वो करता है गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि हम 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, यानी द्रव्यमान गुण के कारण जो वस्तुओं के मध्य जो बल लगता है, प्रकृति में मूल रूप से चार मुख्यतः बल पाए जाते हैं। एक तो होता है गुरुत्वाकर्षण बल, एक होता है विद्युत चुंबकीय बल, एक होता है दुर्बल बल, और एक होता है प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, तो यहां पर हम दो बलों की चर्चा कर रहे हैं। यानी द्रव्यमान गुण के कारण जो बल पाया जाता है कणों के मध्य, वो कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो 11th क्लास में विस्तार से पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, और विद्युत आवेश, ठीक है, आवेश गुण के कारण जो वस्तु या पिंडों के मध्य जो बल कार्य करता है, वो गुण है अपना कौन सा? विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना है, कुछ नहीं है, सीधे सीधे याद रखना है कि कोई कण होता है या पार्टिकल होता है, उसके मुख्यतः दो गुण होते हैं। एक तो वस्तु में द्रव्यमान पाया जाता है, और एक प्रत्येक वस्तु में क्या पाया जाता है? विद्युत आवेश पाया जाता है। ठीक है, द्रव्यमान गुण के कारण वस्तुओं के मध्य एक बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और विद्युत आवेश गुण के कारण जो बल पाया जाता है उसे हम कहेंगे विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, अब इस गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति क्या होती है भाई? प्रकृति, गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति क्या होती है? तो याद करो, गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे हम बात करें कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या है? एक क्या है? एक द्रव्यमान पिंड है। पृथ्वी क्या है? एक द्रव्यमान पिंड है। तो जब पृथ्वी एक द्रव्यमान पिंड है, तो यह द्रव्यमान पिंड, जैसे हम किसी पत्थर को ऊपर से गिराते हैं, तो वो पत्थर इस पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, कोई भी द्रव्यमान पिंड है, वो सारे द्रव्यमान पिंड इस पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं।
इसका मतलब कि दो द्रव्यमान पिंडों के मध्य हमेशा कैसा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल की जो प्रकृति होती है वो कैसी प्रकृति होती है भाई, आकर्षण प्रकृति होती है, आकर्षण प्रकृति होती है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति क्या आ गई अपने पास, आकर्षण। और विद्युत चुंबकीय बल की प्रकृति अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय बल की जो प्रकृति है, यानी विद्युत चुंबकीय बल जो है, ये आवेश जो है वो आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। कैसे होता है, उत्पन्न कैसे होता है, वो सारी चीजें हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल थोड़ी सी मूल रेखा बना रहे हैं अपने माइंड के अंदर। ठीक, तो विद्युत आवेश के कारण बल जो लगता है वो विद्युत चुंबकीय बल लगता है। और इस विद्युत चुंबकीय बल की जो प्रकृति होती है, प्रकृति, वो होती है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों। ठीक है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों। ठीक है भाई, आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण का मतलब पास पास आना, प्रतिकर्षण का मतलब दूर दूर जाना। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा, क्या देखा कि पार्टिकल में दो मुख्यतः गुण पाए जाते हैं। एक तो द्रव्यमान पाया जाता है, एक विद्युत आवेश पाया जाता है। ठीक है, द्रव्यमान जो है इसके कारण जो गुण पाया जाता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो पिंडों के मध्य प्रकृति जो होती है इसकी आकर्षण होती है। विद्युत आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो विद्युत चुंबकीय बल लगता है। प्रकृति जो होती है वो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों होती है। ठीक है भाई, तो यहां तक पहले इसका एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, फिर आगे चलो। ठीक है भाई, स्क्रीन शॉट ले लिया होगा, चलो आगे चलते हैं। स्क्रीन शॉट लेने का मतलब है कि इस चीज को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। ठीक है, बाद में। हाँ जी, तो मिटा देता हूं इसको। तो हमें तो बात जो करनी है वो केवल और केवल किसकी करनी है, आवेशों के ऊपर चर्चा करनी है। ठीक है, आवेशों के ऊपर चर्चा करनी है। तो देखना भाई, बात करते हैं आवेश की। यानी यही एक गुण होता है। ठीक है, ये एक गुण होता है जिसके बारे में हम यहां 12th क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। क्यों, द्रव्यमान जो गुण था अपना वो कहां हमने बात की थी, याद करो 11th क्लास में, गुरुत्वाकर्षण बल। और विद्युत चुंबकीय बल जो हम पढ़ेंगे वो कहां पढ़ेंगे, 12th क्लास के अंदर। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय बल पढ़ने से पहले हमें देखना है कि आवेश क्या होता है। ठीक, तो सुनना, सामान्य जानकारी क्या है आवेश की, सिंपली बात कर रहे हैं, है ना, फालतू की चीजें हमें नहीं पढ़नी बिल्कुल भी। ठीक है, तो आवेश क्या है, आवेश की कई सारी डेफिनेशंस होती हैं। अलग अलग जो टीचर्स हैं वो अलग अलग डेफिनेशंस बताते हैं। ठीक है, और मुख्यतः मेन चीज तो यह है कि आवेश की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन नहीं होने का मतलब है कि इसकी जो डेफिनेशन दी जाती है वो इसके गुण धर्मों से दी जाती है। भाई, इंसान की जैसे पहचान करनी है तो इंसान की जो डेफिनेशन दी जाएगी वो किसके द्वारा दी जाएगी, उसके गुणों पर दी जाएगी, है ना, कि यार बहुत अच्छा आदमी है ना, वो ऐसा करता है, वो बहुत अच्छा आदमी है ना, तो किसके द्वारा दी जाती है, उसके गुणों के आधार पर उसकी परिभाषा दी जाती है। ठीक है, तो यहां ऐसे ही आवेश की जो डेफिनेशन है वो इसके गुणों के आधार पर दी जाती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें, गुण हम पढ़ेंगे इसके, उस गुणों के आधार पर हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। लेकिन मुख्यतः आवेश जो है वो है क्या, वो सुनना। तो आवेश जो है वो वस्तु का विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश वस्तु का एक मूलभूत जन्मजात, अंडरलाइन करना है इसको, विद्युत आवेश वस्तु का एक मूलभूत जन्मजात गुण धर्म है। ठीक है, विद्युत आवेश वस्तु का एक मूलभूत जन्मजात गुण धर्म है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मूलभूत जन्मजात का मतलब क्या होता है,
मूलभूत जन्मजात का मतलब है कि मूल मतलब जड़ से, जड़ का मतलब जानते हो, जन्म से। जड़ है तो तना है, पूरा पौधा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जन्म के समय से ही हर वस्तु के अंदर मूल के रूप में पाया जाता है ना। तो वस्तु के जन्म से ही, है ना, जन्म से ही वस्तु के अंदर मूल, मूल मतलब जड़ के रूप में, है ना, जड़ के रूप में पाया जाता है ना, कभी नष्ट नहीं होता वस्तु के अंदर से, ठीक है। तो आवेश जो है वो प्रत्येक वस्तु में कब, जन्म से ही पाया जाता है, ठीक है। तो ये परिभाषा नहीं है, पहली बात परिभाषा नहीं है, ये ऑथेंटिक बात मैंने आपको बताई कि वास्तव में आवेश होता क्या है, ठीक है। तो आवेश क्या है, विद्युत आवेश वस्तु का एक मूलभूत जन्मजात गुण होता है, ठीक है। हाँ जी, अब सुनना कैसे होता है। जैसे मान के चलो हम सामान्य अवस्था में हैं, ठीक है, और जब सामान्य अवस्था में हैं और किसी ने आके है ना, और बिना मतलब के कोई थप्पड़ लगा दिया, ठीक है। तो जैसे ही उसने थप्पड़ लगाया तो हम प्यार से उसको ये थोड़ी कहेंगे कि भाई एक थप्पड़ और लगा दे, है ना। तो वो गांधीगिरी तो खत्म हो गई, है ना, गांधी जी के समय, है ना। तो क्या होगा, जैसे ही वो हमें थप्पड़ लगाएगा हमें तुरंत क्या आएगा, क्रोध आएगा। पहले क्या क्रोध था, नहीं था, है ना। तो ये जो क्रोध आया वो कहां से आया, वो हमारे अंदर से ही आया, है ना। या फिर कोई थप्पड़ ना लगाए और फ्री फोकट में हमें कोई अच्छी सी गाली दे दे, है ना, प्रचलन वाली, तो गाली देने से भी क्या होगा, हमें क्रोध आएगा कि भाई तूने ऐसा मेरे से क्यों कहा, नहीं है बात समझ में, है ना। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि जो आवेश है वो वस्तु के अंदर ही होता है ना। अब वो किस प्रकार बाहर निकालना है वो डिपेंड करता है, वो कहलाती है क्रिया, आवेशन की क्रिया। वस्तु के अंदर से आवेश को बाहर निकालने की जो क्रिया है वो कहलाती है आवेशन की क्रिया, मतलब हमें वस्तु को कैसे आवेशित करना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। तो वस्तु के अंदर आवेश होता है। अब जैसे मान के चलो कि किसी के पापा, जैसे बड़े बड़े शहरों में होता है ना, तो बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, पापा ऑफिस गए, है ना, और वहां बॉस होता है पापा का, बॉस ने पापा को डांट लगा दी, पापा कई दिनों में घर आ रहे हैं, है ना। तो बच्चों को खुशी होती है कि भाई पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं, नहीं। तो जैसे ही पापा घर आए तो बॉस ने डांट लगाई। अब बॉस ने जब डांट लगाई तो पापा क्या थे, आवेश में थे। कहते नहीं कि बड़े आवेश में बात कर रहा है तो नहीं, यही बात समझ, है ना। तो जैसे ही पापा ऑफिस से आए, है ना, पापा आवेश में थे, मतलब क्रोध में थे। बच्चा गया, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा क्या लाए हैं, है ना, पापा क्या लाए हैं। तो पापा ने क्या किया, 2 झापड़ लगा दिए। क्यों, क्योंकि पापा गुस्से में थे, आवेश में थे, पापा के ऊपर अतिरिक्त आवेश था, नहीं था, ठीक है। तो पापा के ऊपर अतिरिक्त आवेश था, ठीक। कहां से निकला, वो बॉस ने निकाला पापा के अंदर से। अब वो आवेश नष्ट नहीं होगा, वो आवेश ट्रांसफर होगा। किस पर ट्रांसफर हुआ, बच्चे पर ट्रांसफर हुआ, नहीं यही बात समझ में, ठीक है। तो बच्चे पर जैसे पापा ने 2 थप्पड़ लगाए, बच्चा हो गया क्रोधित और पापा हो गए शांत। तो पापा का संपूर्ण आवेश किस पर गया, बच्चे पर गया। अब बच्चा क्या करेगा, अपना पूरा आवेश किसी अपने से छोटे पर देगा। ऐसा तो है नहीं कि पापा को कुछ कहेगा, नहीं कह सकता, वो पापा से डरता है ना। तो अब वो बच्चा क्या करेगा, किस पर निकालेगा अपना गुस्सा, अपने से छोटे पर निकालेगा। इसका मतलब आवेश का ट्रांसफर भी कहां से होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, तो बस हमें क्या करना है, यहां से देखना कि हमने क्या देखा यहाँ पर कि विद्युत आवेश है, और विद्युत आवेश वस्तु का एक मूलभूत जन्मजात गुण होता है, जो हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब आवेश कितने प्रकार का होता है, तो आवेश जो है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है साहब। तो देखना आवेशन की क्रिया हम पढ़ेंगे आगे चल के, वहां और क्लियर करेंगे इस सारी चीज को। तो आवेश मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। आवेश मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। अब धनावेश और ऋणावेश कैसे होता है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे,
ठीक है सर। अभी फिलहाल यही याद रखना है कि आवेश मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक तो होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। ठीक है, तो फिलहाल यहां पर हम यही बात करेंगे। और एक चीज और देख लेते हैं, क्या कि यदि दो समान प्रकार के आवेश यानी प्लस और एक माइनस, ठीक, तो दो सजातीय आवेश होते हैं, प्रैक्टिकल करेंगे आगे चल के। ठीक है, दो सजातीय आवेश मतलब प्लस प्लस के हैं और दोनों पास हैं, तो प्लस प्लस के मध्य इनको बोलते हैं हम सजातीय आवेश, सजातीय आवेश। ठीक है, और यदि एक प्लस का है और एक माइनस का है, ठीक है, ये कहलाते हैं विजातीय आवेश, विजातीय आवेश। ठीक है भाई, तो सजातीय आवेशों के मध्य देखो, जब दोनों समान प्रकार के आवेश हैं तो समान प्रकार के आवेशों के मध्य, मैंने पहले ही बोला था, आवेश हैं और आवेश हैं तो दोनों बल कार्य करेंगे, आकर्षण भी लगेगा और प्रतिकर्षण भी लगेगा। ठीक है, तो आकर्षण जो बल है वो कहां लगेगा, दो विजातीय आवेशों के मध्य लगेगा, और प्रतिकर्षण जो लगेगा वो कहां लगेगा, सजातीय आवेशों के मध्य लगेगा। ठीक है, देखना, तो लिख देता हूं मैं इस चीज को, क्या कि सजातीय आवेशों के मध्य, सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों, विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, तो सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। ठीक है, सजातीय आवेश बता दिया क्या होते हैं, विजातीय आवेश आपको बता दिया क्या होते हैं। ठीक है, और जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है जो लग रहा है आवेशों के मध्य, इसी बल को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, इसी बल को क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय बल, या फिर इसे हम कहते हैं कूलाम बल। क्या कहेंगे, कूलाम बल। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं यहां पर, इसी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय बल या कूलाम बल कहते हैं, या कूलाम बल कहते हैं। अब कूलाम बल क्यों कहते हैं, तो ये तो पता ही होगा कि कूलाम ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कूलाम बल कहेंगे। ठीक है साहब, तो यहां तक का आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, है ना, नोट करना है आपको अलग से घर पे। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। ठीक, लो भाई स्क्रीनशॉट। हाँ जी, हो गया होगा, चलो मिटा देते हैं इसको, है ना। तो देखो भाई, तो बात करते हैं हम सिलेबस के बारे में, इसी के सिलेबस के बारे में ना। तो आवेश की चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो अब यहां हम पढ़ते हैं आवेश की कंडीशन। ठीक है, आवेश की कंडीशन, आवेश की स्थिति, आवेश की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही से डिपेंड करती है पूरी फिजिक्स। ठीक है सर, 12th की जो फिजिक्स है वो पूरी फिजिक्स इसी पर डिपेंड करती है, आवेश की स्थिति पर। बस इसी को ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहां से क्वेश्चंस भी आते हैं भाई, क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना 12th बोर्ड के अंदर। तो आवेश की स्थिति, आवेश की कंडीशन, ठीक है, कंडीशन ऑफ चार्ज क्या होती है, तो आवेश की मुख्यतः 3 कंडीशन होती है भाई। आवेश की मुख्यतः
तीन स्थिति होती है, तीन कंडीशन होती है, और वो क्या होती है वो सुनना ध्यान से। जैसे मान लिया कि हमने मान लिया कि साहब एक आवेश ये रहा, एक आवेश ये रहा, एक आवेश अपना ये रहा। ठीक है भाई, कोई जरूर नहीं है प्लस ही मान है, माइनस भी अपना आवेश होता है। ठीक है, ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि सब ये तीन कंडीशन हो गई आवेश की, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक, चार्ट बनाना इसी प्रकार, देखना ध्यान से। ये आवेश कैसा है, तो ये आवेश मान लिया हमने कैसा है भाई, स्थिर आवेश है, स्थिर आवेश। ठीक, ये आवेश कैसा है, तो ये आवेश हो गया अपना गतिशील आवेश। जब यह आवेश स्थिर है, ये गतिशील है, तो ये कैसा हुआ, ये भी गतिशील आवेश है। अभी पढ़ेंगे हम कि अंतर क्या है इनमें, वो चीज हम यहां पर देखेंगे। गतिशील आवेश, ठीक है भाई। स्थिर आवेश का मतलब क्या होता है, गतिशील आवेश है, ये भी गतिशील है, तो इसको दो बार क्यों लिखा, है ना, इन दोनों में क्या अंतर है ना, ये सारी चीजें हम यहां देख रहे हैं। देखना कि स्थिर आवेश है, स्थिर आवेश का मतलब होता है कि ये इसमें कोई हलचल नहीं हो रही है, वहीं की वहीं रखा है। ठीक है, वहीं की वहीं रखा है, इसका मतलब इसका जो वेग होगा, स्थिर आवेश का जो वेग है, वेग क्या होगा, वेग v बराबर 0 होगा। आवेश स्थिर है, आवेश स्थिर है, इसका मतलब है कि ये चल ही नहीं रहा है, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इसका जो वेग होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक, अच्छा, ये गतिशील, ये भी गतिशील, तो अंतर क्या रहा, पता चल गया होगा क्या, कि इसका जो वेग है, वेग v बराबर वो है नियत। ठीक, और इसका जो वेग है वो है परिवर्ती, परिवर्तित। ठीक है भाई, परिवर्तित वेग है ना, परिवर्ती भी बोलते हैं हम इसको, है ना, परिवर्ती वेग या परिवर्तित वेग। ठीक है, परिवर्तित है। हाँ जी, देखना, तो ये चीज तो हमारे समझ में आ गई कि सब वेग 0 होता है, लेकिन नियत वेग क्या होता है, परिवर्तित वेग क्या होता है, ये भी सुन लो। नियत वेग का मतलब क्या होता है, नियत वेग का मतलब है कि जैसे मान के चलो कोई गाड़ी है ना, वेग क्या होता है, पहले तो ये बताओ, वेग की परिभाषा होती है कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ये 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। ठीक है, तो वेग जब हम ये कह रहे हैं कि विस्थापन बटे समय होता है, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है वेग। ठीक, विस्थापन का मतलब तय की गई दूरी। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि कोई एक प्रत्येक है ना, जैसे मैं ये कहता हूं कि वाहन का जो वेग है वो 18 किलोमीटर पर आवर है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि कोई गाड़ी जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो इसका मतलब है कि यह गाड़ी हर एक घंटे में कितना, 18 किलोमीटर चल रही है। पहले एक घंटे में 18 किलोमीटर चली, दूसरे एक घंटे में भी 18 किलोमीटर चली। मतलब कहने का है कि अगर समान समय में समान दूरी तय करती है, तो उसका जो वेग है वो क्या रहता है, नियत बना रहता है। ठीक है, परिवर्ती वेग का मतलब होता है कि हम ये कहें कि b बराबर जो है वो मान लिया मैंने 20 t किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर। यहां t जो है वो समय है, समय है ना, कि अगर समय का मान चेंज होता है तो वेग के मान में भी परिवर्तन होगा। जैसे मान चलो हम ये कहें, क्या कहें साहब, सुनना, कि हम ये कहते हैं कि कोई वाहन पहले एक घंटे में 18 किलोमीटर चला, अगले एक घंटे में रोड खराब आ गया, तो अगले एक घंटे में उसने जो दूरी तय की, जब रोड खराब है तो दूरी उसने 10 किलोमीटर ही तय की, नहीं, फिर अगले एक घंटे में रोड सही आ गया, तो अगले एक घंटे में उसने कितनी दूरी तय की, मान के चले 20 किलोमीटर दूरी तय की। इसका मतलब समान समय में अलग अलग दूरी चल रहा है। ठीक है, समान समय में अलग अलग दूरी तय कर रहा है।
या फिर मैं ये कहूं अलग अलग समय में समान दूरी तय करें, मतलब इन दोनों में या तो विस्थापन अलग अलग हो, समय समान हो, या फिर विस्थापन समान समय अलग अलग हो, या फिर दोनों ही अलग अलग हो, तो उस कंडीशन में वेग क्या आएगा, परिवर्ती होगा। कैसा वेग होगा, परिवर्ती वेग होगा। दोबारा सुनो, स्थिर आवेश का मतलब इसका वेग क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है। गतिशील आवेश का मतलब है कि इसका वेग जो है वो कैसा है, नियत है। वेग कैसा है, नियत है। नियत का मतलब क्या होता है कि समान समय में कण द्वारा समान दूरी तय करना, समान समय में कण द्वारा समान दूरी तय करना। ठीक है। जैसे v बराबर 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक। नेक्स्ट, परिवर्ती वेग का मतलब क्या होता है कि समान समय में अलग अलग दूरी, या असमान समय में अलग अलग दूरी, या फिर अलग अलग दूरी समान समय में तय कर रहा है। ठीक है। तो उस कंडीशन में वेग जो रहेगा इसका वो क्या रहेगा, परिवर्ती रहेगा। ठीक है भाई, यहां तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या बोला कि 3 कंडीशन है अपने पास। कौन कौन सी, एक तो कंडीशन हो गई कौन सी, कि वेग इसका 0 है। एक कंडीशन हो गई इसकी कि वेग कैसा है, कांस्टेंट है। और एक कंडीशन हो गई वेग कैसा है, परिवर्ती वेग है। ठीक है भाई। तो सुनना कि जब वेग 0 है तो उस कंडीशन में त्वरण, ध्यान रखना, बल कब होगा, वस्तुओं के मध्य जो बल लगेगा वो केवल एक ही कंडीशन में लगता है। और वो कौन सी कंडीशन होती है, जब वस्तु के अंदर त्वरण होता है। F बराबर ma। याद करो, पढ़ा होगा, न्यूटन गति का द्वितीय नियम पढ़ा होगा कि अगर वस्तु में त्वरण है तो ही बल होगा, अन्यथा बल नहीं होगा। ठीक है भाई। तो इसका मतलब है F बराबर ma का मतलब अगर वस्तु में त्वरण है तो ही वस्तु में बल होगा, अन्यथा बल नहीं होगा। ध्यान रखना। अब त्वरण क्या होता है वो सुनना भाई। त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण होता है, त्वरण बराबर, त्वरण ए से व्यक्त करते हैं, ए बराबर होता है dv अपॉन dt। ठीक है। तो त्वरण ए बराबर होता है dv अपॉन dt। ठीक है। तो वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। अब देखना कि वेग का अवकलन किया है समय के सापेक्ष। ठीक है। और जब वेग 0 है तो 0, और 0 का अवकलन जो है वो क्या होगा, 0 होगा। 0 का अवकलन क्या होगा, ठीक है। तो 0 का अवकलन क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब यहां त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। मतलब जब वेग 0 है तो त्वरण ए बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक। अब देखना वेग क्या है भाई, यहां पर कांस्टेंट है। वेग क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट राशि का जो अवकलन होता है, नियत राशि का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ये भी आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है। तो कांस्टेंट राशि का जो अवकलन है वो क्या होता है, 0 होता है। वेग नियत, तो इसका त्वरण ए बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। लेकिन अगर वेग परिवर्तित है, और परिभाषा भी अपनी ये कि परिवर्तित वेग, ठीक है, होना चाहिए। समय के साथ अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण होगा। इसका मतलब कि यहां पर वस्तु में क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। यानी त्वरण यहां पर 0 नहीं होगा। ठीक है। तो इसलिए इस गति को हम कहते हैं त्वरित गति। क्या कहेंगे इसको, त्वरित गति। ठीक है। और इसको हम बोलेंगे नियमित वेग से होने वाली गति। ठीक है। ये कहलाएगी त्वरित गति। त्वरित गति का मतलब होता है जिसमें त्वरण स्थित हो, जिस गति में त्वरण उत्पन्न हो रहा हो, या त्वरण के प्रभाव में जो गति हो रही है वो गति कहलाती है त्वरित गति। ठीक है भाई, क्लियर है ना। तो बस एक बार और इसको एक बार गौर से निगाह करो कि हमने क्या क्या बोला यहां पर। तो क्या क्या कहा भाई यहां पर कि स्थिर आवेश है, स्थिर आवेश है, इसका मतलब वेग 0 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आवेश की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज आपके समझ में आ गई तो ये मानना 12th की फिजिक्स आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी।
ठीक है, कोई ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है, जो जितना पढ़ाया जा रहा है उतना कंप्लीट करते जाओ, वो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा